नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और प्रस्तुत है प्रतिज्ञा भाग 3। बाबू कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। आप सिनेमा के अनन्य भक्त थे। नौकरों पर उनका बड़ा कठोर शासन था। विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एक आध की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल पड़ जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए? कहार ने दबी जबान से कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं? मुंह में आवाज नहीं है? कहार की आवाज अब की बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहार के दोनों कान पकड़कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं बर्फ लाए कि नहीं? कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का भय है तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला प्रसाद, क्यों नहीं लाए? पैसे न थे। कमला प्रसाद, क्यों पैसे न थे? घर में जाकर मांगे थे? कहार, हाँ हुजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला प्रसाद, झूठ बोलता है। मैं जाकर पूछता हूँ। अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा। रैस्कल। कमला प्रसाद ने कपड़े भी नहीं उतारे। क्रोध में भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्या अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था? देवकी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता। बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई? कमला प्रसाद, नहीं, उनसे तो भेंट नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा देखने चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और मैं उन्हें बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फायदा नहीं। बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता है और व्याख्यान देने के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना नहीं। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं। बरसाती मेंढकों की तरह टर टर किया और चलते हुए अपना समय गंवाया और दूसरों को हैरान किया। सबके सब मूर्ख हैं। देवकी, अमृत राय ने आज डूंगा ही डुबा दिया। अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कहा मार कर कहा, और ये सभाओं वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सभी को सूझती है। लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे। अच्छी बात है, मैं जरूर बारात में जाऊंगा, चाहे और कोई जाए या ना जाए। जरा देखूं नए ढंग का विवाह कैसा होता है। वहां भी सब व्याख्यानबाजी करेंगे। इन लोगों के लिए और क्या होगा? सबके सब मूर्ख हैं। अक्ल किसी को छू नहीं गई। देवकी, तुम जरा उनके पास चले जाते। कमला प्रसाद, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाए तो न जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशल क्षेम पूछ आऊंगा। मगर है बिल्कुल सन की। मैं तो समझता था इसमें कुछ समझ होगी, मगर निरा पोंगा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ना छाड़ दिया। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो बुद्धि कैसे बची रह सकती है? तो कोई विधवा भी ठीक हो गई कि नहीं? कहाँ है मिसराइन? कह दो अब तुम्हारी चांदी है। कल ही संदेशा भेज दें। कोई और न जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ। बड़ा मज़ा रहेगा। कहाँ है मिसरानी? अब उनके भाग्य चमके। रहेगी बिरादरी ही की तो विधवा, कि बिरादरी की भी कैद नहीं रही। देवकी, यह तो नहीं जानती। अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद, यह सभा वाले जो कुछ ना करें
वह थोड़ा। इन सभी को बैठे बैठे ऐसी ही बेपरकी उड़ाने की सूझती है। एक दिन पंजाब से कोई बौखल आया था, कह गया जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट बढ़ती है। ऐसे ही एक और जांगलू आकर कह गया चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, उनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सबके सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बूढ़े गांधी जी को और कुछ न सूझी तो सर स्वराज्य ही का डंका पीट चले। सबों ने बुद्धि बेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ड्योढ़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूर्णा ड्योढ़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को इतना प्रेम था, यदि किसी दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज वसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी ऊब गया, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी, मुझ पर उनकी नज़र पड़ गई होगी। प्रेमा, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहाँ गए हैं? पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते। कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छानुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है। मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा, आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ। पूर्णा, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही आप सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं, और जब तक दोनों की उन्नति न होगी जीवन सुखी न होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं। स्त्रियों को क्या बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता? बताओ, मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह न करेगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा। यह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह न करेंगे। पूर्णा, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने पर तैयार हुए थे, पर अब उनका विचार बदल गया है। और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में ना फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेड़ी न बनना चाहिए।
मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है। उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें ना करती थी, एकाएक यह कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा, नहीं नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र न लिखना। मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न न डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंटक न बनूंगी। पूर्णा, सारी उम्र रोते कटेगी, कह देती हूँ। प्रेमा, ऐसा कोई दुख नहीं जो आदमी सह न सके। वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मैं ऐसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना। मैं यह कभी न मानूंगी कि तुम्हें दुख न होगा। प्रेमा, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्णा, अच्छा बना लेना। लो, अब ना कहूँगी, लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। धन्यवाद।